दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि कोई रहस्यमय डॉक्टर वॉरेन एक नया एक्सपेरिमेंट कर रही होती हैं जहां वो कपल को $5 मिलियन यानी 40 करोड़ का इनाम देंगी अगर वे 50 दिनों के लिए एक सफेद कमरे के अंदर रहते हैं। यदि उनमें से कोई भी एक चला जाता है तो इनाम $1 मिलियन यानी 8 करोड़ तक गिर जाएगा। उनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है और न ही एंटरटेनमेंट के लिए कुछ है। वो चाहे तो अपने लिए ट्रीट्स ले सकते हैं अपनी प्राइज मनी से थोड़ा सा अमाउंट देकर। इस रूम में जो कपल आते हैं उनका नाम होता है माइक और केट, जो सोचते हैं कि यह पैसा कमाना आसान होगा। माइक सोचता है कि वे इस जगह को पाकर बहुत भाग्यशाली रहे हैं और केट इसे दूसरे अवसर के रूप में देखती है। केट माइक को कहती है कि वो पैसे को इन्वेस्ट करेगी, जिसे माइक बहुत ही बोरिंग बोलता है। वह अपना भविष्य देखता है, पैसे के बारे में फिर कभी सोचे बिना पार्टी करना और अच्छा समय बिताना। केट कहती है कि शायद चीजों को आसान बनाने के लिए उन्हें पैसे का बंटवारा करना चाहिए। इस कमरे में सब कुछ सफेद है और केवल एक ही बिस्तर और एक बेंच है। एक साधारण बाथरूम भी है जिसके नियम कहते हैं कि एक समय में उनमें से कोई एक ही अंदर प्रवेश कर सकता है। यदि वे जाना चाहते हैं तो एक लाल बटन भी है जिससे दबाकर वो बाहर जा सकते हैं। कमरे में एक टच स्क्रीन मॉनिटर भी है जहां से वो ट्रीट्स ले सकते हैं और बाहर जाने के द्वार के ऊपर एक बड़ी घड़ी जो कि एक्सपेरिमेंट में उनके कितने दिन बचे हैं उस समय की गिनती करती है। उनके भोजन को उनकी डेली न्यूट्रिशनल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है जो एक सफेद कार्टन में आता है। उनका कमरा ऑटोमेटिक होता है। कमरे की लाइट सुबह, दोपहर, शाम और रात होने की घोषणा करने के लिए दिन भर बदलती रहती है। टच स्क्रीन उन्हें अलार्म घड़ी सेट करने की अनुमति देती है और जबकि माइक इसे छुट्टी के रूप में लेने और देर से सोने की योजना बना रहा है, केट जल्दी अलार्म सेट करती है ताकि वो सो सके और एक रूटीन बना सके। जब वे अपनी पहली रात सोने जाते हैं तो माइक केट के साथ सेक्स करने की कोशिश करता है, लेकिन वो चिंतित है कि प्रोफेसर उन्हें देख सकते हैं। चूंकि माइक जोर देता है, वे इसे कवर के नीचे चुपचाप सेक्स कर लेते हैं। जब सुबह आती है, केट बाथरूम में जाती है, शीशे में खुद को देखती है और अपना उत्साह बनाए रखने के लिए खुद से पॉजिटिव बातें करती है। दोनों नहाने के बाद अपने कपड़े बाथरूम की लॉन्ड्री में फेंक देते हैं और बदले में वे बहुत सादा पजामा प्राप्त करते हैं, हालांकि कम से कम इनका कुछ रंग होता है। खुद को व्यस्त रखने के लिए केट ये सिद्ध करने की कोशिश करती है कि वॉयन इस प्रयोग को क्यों चला रहा है। कोई नहीं जानता कि वोयान ने ये सब क्यों किया। वे केवल इतना जानते हैं कि उसके पास बहुत पैसे हैं और वो लोगों को अनोखी परिस्थितियों में डालने के लिए इसका इस्तेमाल करना पसंद करता है क्योंकि उससे इससे मजा आता है। खुद का मनोरंजन करते रहना उनके लिए जल्दी एक समस्या बन जाता है। केट को ध्यान करना पसंद है जबकि माइक कभी कभी घड़ी को घूरता है। केट हमेशा उसे याद दिलाती है कि वो घड़ी को न देखे और अपने दिमाग को पुरस्कार पर रखे, लेकिन ये कठिन है। केट डेली अपना रूटीन बनाए रखने की कोशिश करती है और वह माइक के उत्साह को बनाए रखने की भी कोशिश करती है। जब केट ध्यान करती है, माइक कोशिश करता है कि वो दौड़कर, व्यायाम करके अपना समय बिताए। साथ में वे हाथ से ताली बजाने का खेल, मार्को पोलो या यहाँ तक कि नृत्य भी करते हैं। जब भी वे अपना गंदा पजामा उतारते हैं, उन्हें एक और जोड़ा दिया जाता है जो बिल्कुल वैसा ही दिखता है। कुछ हफ्ते बीत चुके हैं और अब कुछ अलग होता है। माइक को एक कीड़े का पता चलता है जो कमरे के अंदर घुस गया है। कीड़े से बात करने के बाद माइक उसे कुछ खाना खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो फर्श पर कुछ बूंदें गिराता है, एआई की आवाज उन्हें याद दिलाती है कि भोजन सिर्फ वो दोनों ही कर सकते हैं। माइक को यहाँ कीड़े के जीवित न रहने की चिंता है। माइक छोटे से कीड़े को बाहर जाने देने का अनुरोध करता है, वादा करता है कि वो गेम को छोड़ना नहीं चाहता। कैट उसे समझाती है कि जिस स्पीकर से एआई की आवाज निकलती है वो टू वे नहीं लगता, वो पहले ही कोशिश कर चुकी है, जिससे माइक फैसला करता है कि वो दरवाजा खोलने के लिए बटन दबाएगा। यह एक तर्क शुरू करता है क्योंकि केट को यकीन है कि बटन दबाने से वे हार जाएंगे, भले ही माइक वास्तव में नहीं जाना चाहता है और केवल एक बेवकूफ कीड़े के लिए बटन दबाता है। तो कीड़े को नीचे रखने के बाद माइक केट को बताता है कि वो एक जीवित प्राणी है और केट को उसके लिए कोई दया नहीं है। इस पे केट कहती है कि वो उसकी तरह वेजिटेरियन नहीं है। केट इस बातचीत से दूर जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो आगे बढ़ जाती और कीड़ा उसके पैर की नीचे आ जाता है। माइक को उस पर विश्वास नहीं होता जब वो कहती है कि यह एक दुर्घटना थी और माफी मांगती है। माइक अपना बाकी का दिन एक कोने में उदास होकर बिताता है। चूंकि वो 2 ट्रीट्स ले सकते हैं, माइक एक ट्रीट मांगने जाता है भले ही उनके पुरस्कार से $1,00,000 कम हो जाए। केट उसे ट्रीट्स लेने से मना कर देती है, लेकिन माइक को लगता है कि उसे केट की परमिशन की जरूरत नहीं है। ट्रीट में उसे एक हरा क्रेयन मिलता है। यह एक क्रेयन काफी नहीं है, लेकिन कम से कम अब माइक अपनी कला दीवारों पर कर सकता है।
कुछ देर तक उसे चित्र बनाते देखने के बाद केट उससे पूछती है कि क्या वो उसकी मॉडल बन सकती है और माइक हाँ कह देता है। हालांकि केट को माइक की ड्राइंग बहुत बोरिंग लगती है, जिससे केट अब उसके लिए मॉडलिंग नहीं करना चाहती है। माइक तब तक ड्राइंग करता है जब तक कि क्रेन खत्म नहीं हो जाता। केट नाराज हो जाती है क्योंकि वो हरे धब्बे छोड़ देता है, दीवारों पे, पूरे बाथरूम में और फर्श पर पड़े तौलिए पे। बाद में केट ने उसके साथ ऐसा बर्ताव करने के लिए माफी मांगी। यह उसके लिए कठिन था, लेकिन अब कम से कम उनके पास केवल 20 दिन बचे हैं। एक दिन सुबह उन्हें बाथरूम में एक बंदूक मिलती है। वे ये जांचने से बहुत डरते हैं कि क्या ये लोड है और इसकी उपस्थिति भूतिया है, इसलिए वे उसे छिपाने का फैसला करते हैं। कुछ समय बाद दोनों को आखिरकार कनेक्ट टाइम के साथ पुरस्कृत किया जाता है, जिसमें उन्हें उनके प्रियजनों द्वारा भेजे गए संदेश दिखाए जाते हैं। माइक को उसकी बहन का संदेश मिलता है, जो उसे बताती है कि वह कैसी है और उनके माता पिता कैसे कर रहे हैं। अपनी बहन को देखकर माइक बहुत खुश हो जाता है। केट को अपने पिता का एक वीडियो दिखाया जाता है, जो कि एक शेल्टर में जी रहे हैं। तब से वीडियो बंद नहीं होता, चाहे वो कितना भी कहे। केट बाथरूम के प्रवेश द्वार के पीछे छिपने के लिए दौड़ती है और रोती है और माइक उसे दिलासा देने के लिए आता है। बॉयफ्रेंड से बुरी तरह लिपट कर सोने के बाद जब अलार्म सुबह की घोषणा करता है तो केट नहीं उठती है और पूरे दिन बिस्तर पर रहती है क्योंकि वो काफी उदास हो जाती है। जब माइक अपनी चिंता व्यक्त करता है, केट उसे बताती है कि उसने इतने वर्षों में अपने पिता को नहीं देखा था और हमेशा माइक से झूठ बोला कि वह कौन था, क्योंकि वह अपने पिता और उसके बारे में शर्मिंदा थी, क्योंकि उसके पिता ने उसके घर, उसकी स्कूल की फीस और एक सामान्य व्यक्ति की तरह उसके बड़े होने की इच्छा को खत्म कर दिया था। अब जाने के लिए केवल 2 सप्ताह रह गए थे। केट अभी भी बिस्तर पर रहती है जबकि माइक खोजने की कोशिश करता है अपना मनोरंजन करने के नए तरीके, जैसे अपनी उंगलियों से क्रेन को सूंघ कर अपने चित्र को मॉडिफाई करना या पायजामा लेबल को पढ़ना। वो कोशिश कर रहा है खाने के बारे में कुछ चुटकुले बनाकर केट को खान खिलाने के लिए, लेकिन यह व्यर्थ है। तेजी से निराश होते हुए माइक उल्लेख करता है कि उसे यकीन नहीं है कि वह अब इस चैलेंज को पूरा कर सकता है। केट माइक को अपना दूसरा ट्रीट लेने के लिए कहती है, भले ही इसकी कीमत 1/4 मिलियन हो। माइक ऐसा करता है और सिमोन नाम की एक नंगी महिला कमरे में प्रवेश करती है। वो इस एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ नहीं जानती, वो सिर्फ एक अभिनेत्री है। उसके एजेंट ने कहा कि वो शायद ये 24 घंटे तक ही रहेगी। केट को उसकी उपस्थिति बहुत पसंद नहीं है और वह माइक को उसे देने के लिए कहती है उसकी टी-शर्ट, ताकि सिमोन कम से कम थोड़ा सा कवर कर सके। सिमोन ने माइक की कला पर ध्यान दिया और उसकी प्रशंसा की, यहाँ तक कि प्रभावों को पहचानना, जो केट को और अधिक नाराज करता है। जब रात होती है, माइक फर्श पर सोता है जबकि लड़कियां बिस्तर लेती हैं। रात को सिमोन माइक के पास जाती है तो केट ये देख लेती है। वो नाराज हो जाती है और फैसला करती है कि अब वो तीनों ही बिस्तर पर सोएंगे और वो बीच में सोती है। उस रात केट को सोने में परेशानी होती है। सुबह में केट सिमोन को बिस्तर पर नहीं पाती है और सोचती है कि वो चली गई है, लेकिन वास्तव में वो बाथरूम में है। अब केट काफी परेशान हो चुकी थी और अब वो अपनी ट्रीट लेने का फैसला करती है। उसे एक छोटा बॉक्स मिलता है जिसमें होती हैं 3 मजेदार कैंडीज। केट तुरंत एक लेती है और एक सिमोन को देती है, लेकिन माइक काफी हिचकिचाहट के बाद एक लेता है। वे तीनों नाचने लगते हैं और कमरे के चारों ओर घूमने लगते हैं। वे कुछ समूह चुंबन भी साझा करते हैं। हालांकि थोड़ी देर बाद माइक को कुछ होने लगता है, हर जगह खून देखना और सपने में अपने छोटे भाई को डूबते हुए देखना। महिलाएं माइक को सदमे से वापस ले आती हैं, लेकिन वो अभी भी घबरा रहा है। केट को उसे वापस बिस्तर पर घसीटना पड़ा और उसे तब तक दिलासा दिया जब तक वो सो न गया। बाद में सिमोन पूछती है कि माइक और केट किस बारे में बात कर रहे थे, तो उसे बताती है कि माइक का छोटा भाई शॉन परिवार के पूल में डूब गया, जबकि माइक उसकी देखभाल करने के लिए था, जो उसे आज भी दोषी महसूस कराता है। सिमोन ये भी पूछती है कि वे कैसे मिले थे और केट प्यार से याद करती है कि कैसे एक बरसात के दिन उस पे कोई छाता नहीं था और माइक उसके पास आया, बारिश की सभी बूंदों को पकड़ने की पेशकश की ताकि वह भीग न जाए। जब माइक अंत में जागता है, सिमोन उसके पास जाती है और साझा करती है कि जब वह एक बच्ची थी तब उसने अपनी मां को खो दिया था। सिमोन उसे आराम देने के लिए माइक का हाथ पकड़ती है तो केट उन्हें देखती है। वो डर जाती है, ये सोचकर कि सिमोन उसके प्रेमी को चुराना चाहती है। सिमोन उसे बुलाती है कि केट काफी इनसिक्योर है और माइक केट को कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा वो सोच रही है। अगली सुबह माइक अच्छा महसूस नहीं कर रहा है, लेकिन केट अन्य चीजों पर ध्यान केंद्रित करती है। सिमोन आखिरकार चली गई है, लेकिन उसकी ओर से माइक को धन्यवाद देने के लिए हरे रंग के क्रेन से दीवार पर एक संदेश भी है। रात के लिए शुक्रिया।
केट घबरा जाती है, माइक की बात नहीं सुनती जब वो समझाता है कि उसने कुछ नहीं किया। अपने गुस्से में केट ने माइक को धक्का दे दिया और वो फर्श पर गिर गया, जिससे उसके सिर में चोट लग गई और खून बहने लगा। माइक उससे दूर चला जाता है, उसे याद दिलाता है कि जब वो न्यूयॉर्क चली गई तब भी माइक ने उसके साथ कभी धोखा नहीं किया। उसने अपने फोन को देखना भी बंद कर दिया, फिर भी बदले में उसे केवल ईर्ष्या ही मिलती है। रोते हुए केट ने माफी मांगना जारी रखा, लेकिन उनकी बातचीत तब बाधित होती है जब माइक को घाव से चक्कर आने लगते हैं। उसका घाव छोटा हो जाता है और अंत में खून बहना बंद हो जाता है, लेकिन वो इस बात से डरता है कि अगर यह और खराब होता तो केट ने पैसे के लिए खून बहने दिया होता। माइक ने इसी ख्याल से छोड़ने का फैसला किया। केट ने हालांकि मना कर दिया, ये बताते हुए कि उसके लिए इस तरह बात करना आसान है क्योंकि उसके पास हमेशा पैसा था और वह उसे रहने की धमकी देने के लिए बंदूक भी निकालती है। हालांकि माइक बटन दबाता है और अंत में जीत से कुछ दिन पहले ही कमरा छोड़ देता है। केट इन सब से काफी निराश हो जाती है और वो भी बाद में बटन दबा देती है। कई महीनों बाद माइक दौड़ने जा रहा होता है जब वो केट को एक इमारत से बाहर आते हुए देखता है। उन्होंने कमरे के बाद से एक दूसरे को नहीं देखा है और गपशप करने और मिलने के लिए टहलने जाने का फैसला किया है। लेकिन जब माइक केट से पूछता है कि क्या वो कमरे से चली गई या जीत गई, तो वो इस सवाल को टाल जाती है। कम से कम हालांकि वो जो हुआ उसके लिए माफी मांगता है। जैसे ही वे चले जाते हैं, इमारत पर एक प्लेट लगी होती है जिस पर लिखा है कि यह एक गुमनाम दानी ने बनवाई है। इसी बीच कमरे में एक नया जोड़ा चुनौती लेने आता है और कहानी यही खत्म हो जाती है।